जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अमिता मैडम हम लोग जब इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल में मिले थे, तो हम लोग जब धुरंधर मूवी देख रहे थे तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही दिखाया कि इसके अगेंस्ट में लोग कैसे बोलते हैं, तो मैंने ध्रुव राठी का वीडियो दिखाया। और सर जब मैंने वो वीडियो दिखाया तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले यही पूछा कि पापा इनके खिलाफ कोई करता क्यों नहीं है कुछ। फिर हम लोग जब इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल में मिले और मैडम ने बताया कि हमने ध्रुव राठी के विरुद्ध में केस किया है, तो हमारी मेरी बेटी जो है वो बहुत खुश हुई। मैंने मैडम से मिलवाया, वो बहुत खुश हुई कि चलिए हैं कुछ ऐसे लॉयर्स जो अपना समय दे रहे हैं बिना किसी लालच के और सिर्फ सनातन धर्म की सेवा करने के लिए। नमस्कार। और इस चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दो ऐसे एडवोकेट्स हैं जो मॉडर्न एरा में सनातन की लीगल डिफेंस को रिडिफाइन कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट मकरंद अडकर जी, सीनियर काउंसिल एंड प्रो बोनो लीगल स्ट्रेटेजिस्ट, एंड एडवोकेट अमिता सचदेवा जी, शी इज लीडिंग फेस ऑफ रैपिड लीगल एक्शंस एंड प्रेसिडेंट सेटिंग लिटिगेशन। इनकी जर्नी जुड़ी है उसी लीगल सिस्टम से जहां से सिविलाइजेशनल बैटल जीती गई हैं, लेकिन आज की अप्रोच अलग है, स्ट्रक्चर्ड है, सिस्टम ड्रिवन है। From taking on global giants like Walmart to challenging influencers like Prakash Raj, Rana Ayub, these advocates are providing that the constitutional way is not just a defensive shield, it's a powerful tool for accountability. They are not just fighting cases, they are building a system. और इस जर्नी में उन्हें समर्थन मिल रहा है ऐसे लोगों से जो खुलकर सनातन के लिए लड़ते हैं, जैसे नूपुर शर्मा जी। वो इस केस में मैडम के साथ हाई कोर्ट में अपीयर हुई थी। तो सबसे पहले तो मकरंद सर और अमिता मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे सीनियर एडवोकेट्स हमारे चैनल पर आए हैं और हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम क्या बहुत सारे सनातनी इंतजार करते रहते हैं कि कुछ हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अमिता मैडम हम लोग जब इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल में मिले थे, तो हम लोग जब धुरंधर मूवी देख रहे थे तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही दिखाया कि इसके अगेंस्ट में लोग कैसे बोलते हैं, तो मैंने ध्रुव राठी का वीडियो दिखाया। और सर जब मैंने वो वीडियो दिखाया तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले यही पूछा कि पापा इनके खिलाफ कोई करता क्यों नहीं है कुछ। फिर हम लोग जब इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल में मिले और मैडम ने बताया कि हमने ध्रुव राठी के विरुद्ध में केस किया है, तो हमारी मेरी बेटी जो है वो बहुत खुश हुई। मैंने मैडम से मिलवाया, वो बहुत खुश हुई कि चलिए हैं कुछ ऐसे लॉयर्स जो अपना समय दे रहे हैं बिना किसी लालच के और सिर्फ सनातन धर्म की सेवा करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम आज बात कर रहे हैं और हम आज उन सब केसेस की बात करेंगे जिससे शायद हमारे व्यूअर्स को ये पता चलेगा कि जो भी सनातन के विरुद्ध कुछ भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके साथ अब क्या हो सकता है या कौन लोग खड़े हैं उनके विरुद्ध। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे उस एसओपी से जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। मैडम ने बताया कि तो हम लोग एक उस एसओपी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने एक एसओपी प्रिपेयर किया है केसेस के लिए, ऐसे लीगल केसेस के लिए जो सनातन के विरुद्ध है। तो प्लीज कुछ उसके बारे में बताइए कि ये क्या है एसओपी और ये कैसे काम करता है। देखिए, ये एसओपी जो आप बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल चीज़ की बात कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि आईटी इंटीमेडरी गाइडलाइंस हैं 2021 की, जो ये कहती हैं कि अगर हमें किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट से कोई ग्रीवेंस है, तो उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। तो उसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं आईटी इंटीमेडरी गाइडलाइंस में, उसमें जो पहला स्टेप है कि उस सोशल मीडिया इंटीमेडरी के ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करना है। और अगर ग्रीवेंस ऑफिसर आपको ग्रीवेंस को रिजॉल्व नहीं करता, तो आपको ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल करनी है। तो उसकी एक एसओपी अभी मैं बना रही हूँ, सो दैट कि ये जो एक मैकेनिज्म है आईटी इंटीमेडरी गाइडलाइंस का, ये कोई भी फॉलो कर सके और वो स्टेप्स देखकर कोई भी जो है अपना ग्रीवेंस सबमिट कर सके। जी हिमांशु जी। तो तुम मैम और सर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि इसमें ग्रीवेंस के लिए दो स्टेप्स हैं, तो क्या एक साधारण व्यक्ति जो लीगल केसेस या लीगल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझता, ये लीगल सिस्टम को ही नहीं समझता है,
तो क्या वो उस एसओपी के थ्रू उसके पास पूरे ये स्टेप्स या टूल्स होंगे कि जैसे कि किसको बात करनी है, कोई ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले जाना है या इस तरीके से कंप्लेंट को रजिस्टर करना है? कर सकते हैं बिल्कुल। मैं वो एसओपी बनाऊंगी और उसको पब्लिश भी करूंगी। कोई भी जो नॉन लीगल बैकग्राउंड है, कोई भी उसको देखकर वो परस्यू कर सकता है। बहुत ही सिंपल है। ग्रीवेंस ऑफिसर के सामने अपनी कंप्लेंट देना, और अगर ग्रीवेंस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेता, तो जो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है उसका एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। बहुत ही सिंपल है उसमें अपील फाइल करना। तो उसकी मैं एसओपी जैसे ही मेरी रेडी होगी वो मैं शेयर करूंगी सभी के साथ। इस एसओपी का मैम आपने एक एडवांटेज भी बताया कि मतलब इसके थ्रू आपने जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्य किया कि आपने कुछ 550 वीडियोस जी। यूट्यूब से हटवाई। तो कुछ उसके बारे में भी बताइए कि क्या थी वो वीडियोस और कैसे इस एसओपी ने कैसे मदद की? जी, कुछ समय पहले मुझे ये पता चला था कि जो हरिद्वार पे जो घाट है, जहाँ पे जो भक्त हैं वो स्नान करते हैं, तो वहाँ पे जो महिलाओं के लिए घाट है, वहाँ पे जब जो महिलाएं स्नान करती हैं तो उनकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा था। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जो मोस्टली मैक्सिमम मुस्लिम चैनल थे, और हिंदू महिलाओं की, बच्चियों की अ, नहाते हुए घाट पर वो वीडियोस यूट्यूब चैनल पे सर्कुलेट हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की इसके लिए। ये 2024 की बात है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे ये बोला कि यूट्यूब चैनल जो है एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, तो आपको पहले जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की गाइडलाइंस है उसमें जो मैकेनिज्म दिया है वो फॉलो कीजिए। अगर वो फॉलो करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप कोर्ट आइए। तो उस सिचुएशन में मैंने यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा, और फिर ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की। और ये प्रोसेस फॉलो करने से 550 से भी ज्यादा वीडियोस डिलीट करी ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने, और 40 यूट्यूब चैनल सस्पेंड किए। तो ये एक फर्स्ट मतलब केस था जो जिसमें हमको ये सक्सेस मिली। उसके बाद ये लगा कि हम इस प्रकार से जो है और भी काम कर सकते हैं। जी। तो सर, जब हम लोग ये वीडियो के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि आप दोनों की लीनियज जो है बहुत स्ट्रांग है। और जो यूट्यूब पर फेमस या सोशल मीडिया पे या दुनिया में फेमस जो हमारे सनातनी लॉयर्स हैं जैसे हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, आपने उनके साथ भी कार्य किया है। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये जो सनातनी जो आपने एक्ट लेना शुरू किया है, केसेस लेने शुरू किए, ये कब से चल रहा है? कब से आप लोगों ने शुरुआत की इसकी और किस तरीके से शुरुआत हुई? सर। सी, मैं तो करना चाहता था, ये कैटेगरी में आता था, करता कुछ नहीं था। और आपके बेटे ने जो सवाल पूछा कि कोई क्यों करता नहीं है, जी। ऐसे प्रश्न पूछने वालों में से मैं था। अमिता जी के वजह से मैं इस मूवमेंट में आ गया, और मैं करना चाहता था, इस बात को न्याय मिला। फर्क इतना ही था कि हजारों लोग प्रश्न पूछते हैं कि कोई क्यों करता नहीं, तो ये शायद मेरा जो प्रश्न था वो मैं गंभीरता से पूछ रहा था, बस इतना फर्क था। ये प्रश्न, अभी जैसे अमिता जी ने बताया कि हमारी बहनों को स्नान करते हुए किसी ने फोटो निकाल के अगर सोशल मीडिया पे डाले और हमारा खून नहीं खौला, तो कोई डीएनए का ही दिक्कत है हमारे। बिल्कुल। और वो सनातनी बहन अगर उसमें मुझे मेरी बहन नजर नहीं आती, तो समझो मैं मेरा मेरा अंतरात्मा, मेरी संवेदनशीलता अंधी है। इतनी सिंपल बात है। ये बात कोई ज्यादा पेचीदा या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे देखने वाली आंखें है कि नहीं, समझने वाला मन है कि नहीं, मेरे संस्कार ठीक ठाक है कि नहीं, इतनी बेसिक बातों पे मैं एक सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड रहता है। वैसे जब मैं कभी व्हेन आई वाज यंग, तो मैं फुल टाइम कार्य करता रहा हूँ सनातन का, तो बीच मुझ में था। मगर वो ऐसे ही प्रोफेशन में आ गए तो काम में लगे रहे।
हरिशंकर साहब ने पहल करी और हम सबको बता दिया कि सनातन बात कर सकता है, सनातन अन्याय के खिलाफ बात कर सकता है। अमिता जी ने सन जैन साहब के साथ काम किया था। 1 डेढ़ साल होगा, मुझे मुझे भाग्य मिला कि मैं अमिता जी के साथ जुड़ गया। और शी लीड्स वेरी विद ग्रेट एबिलिटी, तो आनंद आता है। हाँ? तो ये पूछने वाले में से मैं था कि कोई क्यों नहीं करता। मेरे जैसे ऐसे हजारों हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं। शायद मेरे जैसे आदमी की तरफ देख के उनको भी प्रेरणा मिले कि हाँ, कुछ कर सकते हैं। हिमांशु जी, ये सब एहसास की बात है जी। कि हमें कितना एहसास जिंदा है, हमको हमारे धर्म के प्रति कितना कितना एहसास जिंदा है कि कोई आके हमारे धर्म और हमारे भगवान के खिलाफ कोई गलत सलत बात करके उनका अपमान करके निकल जाता है। और हम अगर ठंडे रह सकते हैं तो हमें कुछ बचा ही नहीं है। जो शतकों का इतिहास है हमारे देश का, प्रभु की 10। इच्छा। जी। इसमें हिमांशु जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब मैं ये शुरुआत की, मैंने इस प्रकार के केसेस की, तो मेरे मन में एक थॉट आया कि बिकॉज आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लीगल बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा, मतलब ऐसे भगवान को बोला कि अ, काश मुझे भी कोई सीनियर एडवोकेट ऐसे मिल जाए गाइडेंस के लिए, तो एक अलग ही इम्पैक्ट होगा इस कार्य के लिए। और जैसे ही मेरे ये मन में थॉट आया और जैसे ही मैंने ये भगवान को बोला, तो सर मुझे मिल गए। तो जब समय आता है ना, तो वो काम शुरू हो जाता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि ये सब ईश्वर की प्लानिंग ही है, हम कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, प्रभु की इच्छा थी, इसीलिए आपको लॉयर बनाया। वो समय कब आना था वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने आपको पहले ही तैयार किया हुआ था कि आपको इस बैटलफील्ड में उतरना ही है। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारी जनता कुछ जाने कि क्या-क्या केसेस हैं जो आप कर रहे हैं और कौन-कौन से केसेस में आपने अभी कोर्ट में मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो राणा आयोग वाले केस से करेंगे सर, कि उसमें क्या अभी तक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। और मतलब उसमें एक ये शायद जो पहली स्लाइड है ये राणा आयोग केस की ही है मैडम, आई थिंक। यस यस। तो इसमें आपने जैसे बताया कि पुलिस बताती है कि ट्वीट्स उनको मिले नहीं। और ये मैं अगर ये यहाँ इस साइड की बात कर रहे हैं और कोर्ट कहता है कि डेरोगेटरी है। तो इसमें क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे हुआ था? आपने जैसे बताया कि पहले तो पुलिस के पास ही जाना है, तो फिर क्या चैलेंजेस रहे, क्या सिचुएशन रही और अब क्या मतलब क्या स्टेटस है? सर बताएंगे। आप आदेश करो, मैं बताऊंगा। आई हैव टू फॉलो यू। सर प्लीज बताइए। राणा आयोग के इतने भयंकर अपमानजनक ट्वीट सोशल मीडिया पे है कि जैसे इंडियन आर्मी पे, हाँ, वीर सावरकर एडवोकेटेड रेप एज अ component of Hindu nationalism। हिंदी भाषिकों के लिए, हम्म। आई थिंक योर all viewers must be highly educated। while leading नथुराम गोडसे, सावरकर टेररिस्ट को सिंपथाइज कर रहे हैं। फिर आर्मी के बारे में है, हम्म। आर्मी के बारे में है। ये पत्थर फेंकने वाले, इनके लिए ये ये जो भी महिला है वो आर्मी के खिलाफ बात कर रही है। ये पत्थर फेंकने वाले लोग हैं। पत्थर फेंके तो जवान घायल हो जाए, मगर आर्मी ने कुछ नहीं करना। जी। और भी है दो। इसमें तीन ही है सर, अभी मैंने तीन अच्छा, एनेक्स। अच्छा, एक चौथा है जिसमें लिखा है कि राम को हमने 0 मार्क दे दिए, रावण को हमने मार्क्स दे दिए। अभी राम रावण में राम को निचला दिखाना, ये है कौन राणा युग? तुम्हें तकलीफ है? तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे दीन में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुम बात करो।
और हम सुने कि राम को 0 मार्क मिल गए और रावण को मार्क्स मिल गए। अमिता जी ने ये ट्वीट्स अमिता जी के नजर में आए। अमिता जी ने पहले तो पुलिस के पास कंप्लेंट किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ऐसा कोई भी हेट स्पीच पुलिस के नजर में आता है तो पुलिस ने वेट नहीं करना, एक्शन लेना है। हिमांशु जी, लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो सर बता रहे हैं। तो अमिता जी का विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, मेरा भी विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे। अमिता जी ने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हुए अमिता जी गई पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, नहीं बोले, नीचे वाला और नीचे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये वाला, यस। ये जो पोर्शन मार्क्ड है वो जरा थोड़ा बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसका डेट है 28/4/23 सुप्रीम कोर्ट का। और अगले पैराग्राफ जो हाईलाइट किए हैं, रेस्पॉन्ड नंबर 9 to 36 shall ensure that immediately as and when any speech or any action takes place which attracts offenses such as so and so, means hate speech यानी गंदी बात करना धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, suo moto action will be taken to register cases even if complainant is not forthcoming। तो पुलिस को कंप्लेंट किसी ने फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अमिता जी फिर भी ये जजमेंट पे विश्वास करके, जो विश्वास हमने रखना ही चाहिए, पुलिस के पास गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। डीसीपी के पास गई, कुछ नहीं किया। फिर अमिता जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हम और अमिता जी दोनों कोर्ट में गए। कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी और कोर्ट ने राणा आयुब पे एफआईआर रजिस्टर करने की ऑर्डर करी 25 जनवरी 2025 को। अब हिमांशु जी, आपको ताज्जुब होगा सुनते कि जब ये कंप्लेंट अमिता जी ने डाली कोर्ट में तो ट्वीट सब लगा के दिए थे पिटीशन के साथ, और अप्रैल 2026 में जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, पुलिस के पास से ट्वीट तुरंत आ गए हाईकोर्ट में। जरा डेट ध्यान में रखना, जनवरी 25 में एफआईआर हो गया, अप्रैल 26 में हाईकोर्ट का पहला ऑर्डर हो गया और पुलिस तुरंत ट्वीट्स लेके कोर्ट पहुंच गई और पुलिस ने एक्शन चालू कर दिया। तो ताज्जुब की बात यह है कि पूरा 1 साल राणा आयुब को पुलिस ने एक बार भी इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं। दूसरी बात, अमिता जी का एक भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया नहीं। और तीसरी बहुत भयंकर बात, पुलिस ने कोर्ट को लिखित में दे दिया कि ये ट्वीट्स सोशल मीडिया पे अवेलेबल ही नहीं है। ये आपके सामने जो एटीआर है ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 जुलाई 25 का है। मोर ओवर, जरा अंडरलाइन पोर्शन देखना, मोर ओवर ऑन चेकिंग एक्स प्लेटफॉर्म द alleged tweets are not available on X। ये कहां से हिम्मत आती है इनकी। और सीनियर पुलिस के पास अगर चैनल पहुंच सकता है तो ये प्लीज उनके निदर्शन में लाना। ये बहुत सीरियस बात है। हमने ये भी सोचा था कि वो पुलिस के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, पर बाद में हमने ड्रॉप कर दिया। हमने बोला हमको ट्वीट निकालने से मतलब है, ए पुलिस बी पुलिस, हम काम करते जाएंगे, पुलिस को समझ आती रही। अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में अपीयर होके ये मान लिया है कि गवर्नमेंट अभी ट्वीट निकालने के लिए एक्शन ले रही है। Am I clear, अमिता जी? आई थिंक आई हैव कवर्ड इट। यस सर, एब्सोल्युटली। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी ये केस अभी भी चल रहा है और पुलिस एग्री कर चुकी है कि हाँ ट्वीट्स थे, पुलिस को मिल भी गया है, कोर्ट ने उसको लीगली बता दिया है कि ये डिफेमेटरी है, डेरोगेटरी है। इसके बाद हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद आज के समय में बहुत सारे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
क्योंकि जो व्यक्ति है ध्रुव राठी, उन्होंने उनके वैसे भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी आपने जिस केस की बात की है या जो केस चल रहा है वो कौन सा केस है और क्या उसमें क्या चल रहा है अभी? देखिए, जैसे अभी आपने ही बताया था ध्रुव राठी की एक वीडियो जो आपके बच्चों ने देखी कि इस पे कोई कुछ करता क्यों नहीं है। तो जब हमने भी वो वीडियो देखी जिसमें उसने बोला कि भगवान श्री राम जो हैं वो वन में जब वनवास में थे तो उन्होंने वहाँ पे नॉन वेज और मीट खाते थे और अल्कोहल पीते थे। सीता माता के बारे में भी ऐसे बोला कि वो भी मीट खाती थी और अल्कोहल पीती थी। तो क्रिमिनल कंप्लेंट तो हमने कर दी पुलिस में। और साथ में जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे वीडियो है, तो आईटी इंटीमेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने ग्रीवेंस ऑफिसर को भी लिख दिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और मैंने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में भी अपील फाइल कर दी है। तो अपील फाइल करने के बाद ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को 30 डेज की टाइमलाइन होती है टू डिस्पोज ऑफ द अपील और टू डिसाइड द अपील। वो 30 डेज मेरे 27 अप्रैल को पूरे होंगे। अगर 27 अप्रैल तक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी मेरी अपील को डिसाइड नहीं करती तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कोर्ट में जाने का। तो अब कोर्ट में जैसे राणा युग के केस में हमने रिट पिटीशन फाइल की, या तो वो एक ऑप्शन है। और एक सर्वर में भी डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम सूट फॉर डैमेजेस, डेफेमेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं। बिकॉज डेटी जो है, डेटी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। तो व्हाई कांट अ डेटी स्यू दैट पर्सन हु इज मेकिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द डेटी। तो वो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे भी हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी और हम जो किसी कंक्लूजन पे आते हैं पॉजिटिव, तो उस हिसाब से वो भी स्टेप हम लेंगे। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि ये मैंने दूसरी बार सुना है कि जो डेटे को एज ए मतलब कोर्ट में जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, जे साईं दीपक जी को एक बार मैंने सुना था। और मुझे लगता है कि शायद इसमें सफलता मिलेगी। और सर कुछ बताइए कि ये मतलब अगर इस तरीके का स्टेप हो सकता है तो ये जो कहते हैं कि हिटिंग देम इन द पॉकेट, ये स्ट्रेटेजी कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी या कितना काम करेगी? सर क्रिमिनल केस भी बहुत अपना काम कर रहा है। जी। क्रिमिनल केस का भी इफेक्ट बहुत ठीक ठाक होता है, मन पे, भावनाओं पे, शरीर पे, पैसे पे। और थोड़ा इफेक्ट देना चाहेंगे, जी। और थोड़ा बात, मैसेज हमारा अच्छी तरह सुनाई दिया जाए कि प्लीज स्पेयर अस। हमारा संस्कार नहीं कि हम आपका अपमान करें। आप हमारे धर्म को, हमारे देवताओं को, हमारे कल्चर को दूर रहो हमसे। बस सिंपल है। मैंने आपका उनकी अपना वीडियो देखा है, ये जो आप जिस केस की बात कर रहे हैं ये वीडियो हमने देखा है, मुझे लगता है बहुत ही दर्शकों ने देखा होगा। क्योंकि वो बहुत डेरोगेटरी है और उसमें यही दिखाया गया कि भगवान राम मीट खाते थे और ये करते थे वो करते थे। तो ऐसी बातों में लोगों को एक सबक मिलना ही चाहिए कि आप किसी भी धर्म की भावना के साथ इस तरीके से मत खेलिए। कितने लोगों को सुनकर ऐसे झटका लगा होगा कि कोई ये व्यक्ति कह रहा है यूट्यूब पे और जिसके थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ व्यूअर्स हैं कि वो ये बता रहा है कि भगवान राम मीट खाते थे। मैं कह रही हूँ 30 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। जी। कितने कितने? 30 करोड़ से ज्यादा। 30 मिलियन। 30 मिलियन, 3 करोड़। सॉरी, 3 करोड़। थ्री थ्री। करोड़ 3 करोड़ इज नॉट अ जोक। यस। जी। तो ये सही है, ये एक सबक मिलना चाहिए कि इस तरीके की डेरोगेटरी बातें ना हो। हिमांशु मैं जी, जिसका जिसका भगत भगत क्षमता का होता है ना, उसका भगवान उतना सेफ रहता है। जी, सही बात है। हुँ? बहुत बड़ी बात हम कही जी। क्षम हम क्षमता लेते हनुमान जी से, मगर हनुमान जी पे बात आती है तो हम घर में छुप जाते हैं। सर हमको दोगलेपन से बाहर आना चाहिए, बहुत हो गया। बिल्कुल सही बात है। और हिपोक्रेसी से बाहर आना चाहिए। मुझे मौका मिला, मेरा भाग्य रहा, और मैं चाहूंगा कि ऐसा भाग्य हजारों लाखों हमारे मेरे सनातन धर्मियों को मिले। इसी इसी बात को सर हम शुरू मतलब आगे बढ़ाते हैं कि मैम मैम से भी जब बात हो रही थी कि आपकी टीम को अब और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर कि किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं
और आप जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने बताया कि सर जो है जितने भी आप केसेस ले रहे हैं सारे सुओ मोटो केसेस ले रहे हैं, आप उसमें कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, कहीं से कुछ नहीं ले रहे। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म की भावना में आकर अगर यदि दान देना चाहे, करना चाहे, तो वो आपसे कैसे जुड़े? हिमांशु जी, यस सर। हमको दान की आवश्यकता नहीं है। जी। हम आशीर्वाद के भूखे प्यासे हैं और हम डायरेक्ट भगवान से लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात अभी उभरी है जो मेरे और अमिता जी डिस्कस किया, कि जो खर्चा होता है, खर्चा, अभी न्यू आर्टिकल हम जो केस फाइल करेंगे तो उसको कोर्ट फीस पड़ेगा। हाँ? तो जो इच्छा है रखते हैं कि कुछ ये काम में हाथ बटाए, तो वो खर्चे में पार्टिसिपेट करे। मगर ये मेरा, मिसेस सचदेवा का या हमारे टीम का, उसमें विक्रम कुमार है, यादवेंद्र सक्सेना है, शंतनु वाडकर है और दुरानी है, इनका कमाई का जरिया है नहीं। ये भगवान से कमाई करने का मतलब हो जाएगा। आज कार्तिक दुरानी मेरे ऑफिस में आए हैं एंड ही इज अ वेरी गुड ड्राफ्टर। इन्होंने भी हमको हमारे इस कॉज में ज्वाइन किया है, एडवोकेट हैं, और मुझे लगा आज आए हैं तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं उनको। Pranam Makaran sir, Pranam Himanshu sir. जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you so much for including me in this cause and मेरा मतलब aim ही यही था that to serve to the best of my ability to the nationalist cause and इसी में जो भी मैं सहायता कर सकता हूँ जितनी मेरी understanding की capability पे I just I give myself to this and I very much want to be involved in the future because the अभी मतलब माहौल ऐसा है कि चिंतित का माहौल है कि the kind of accusations and the kind of mudslinging that is happening to Hinduism specifically, it is quite concerning to me, especially being a Kashmiri Pandit, especially, and it is quite personal for me to be involved in this. So, धन्यवाद. ये इसकी बहुत आवश्यकता भी है क्योंकि अब ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। यस। एलिगेशंस, डिफेमेशन ये बढ़ रहा है। तो मैं सर से एक बार मतलब ये जानना चाहेंगे कि जैसे सर आपने बोला कि दान तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई हेल्प कर सकता है, करना चाहता है तो वो आके करे। तो वो कैसे हेल्प करे? किस तरीके से आपको अप्रोच करे या पता चले कि ये केस चल रहा है, हम उसमें आके जैसे सेवा ही करनी है मान लीजिए कि चलिए मैं आगे छतरी लेके खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन उसे पता तो हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसे मिलूँ? इसमें मैं बताना चाहूंगी हिमांशु जी, अभी हमने एक ईमेल आईडी बनाया है, support4hindus@gmail.com। तो जी, वो आप चाहें तो दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। तो जी, किसी भी हिंदू को अगर कोई भी लीगल हेल्प चाहिए धर्म से रिलेटेड मैटर्स में, जहाँ पे क्योंकि आजकल इस तरीके की केसेस भी बहुत आ रहे हैं कि जो हिंदूज हैं, जो मतलब जहाँ भी कहीं सनातन कुछ धर्म का अपमान हो रहा है, वो अगर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर ही केसेस फाइल हो रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशंस हैं तो हम उनके लिए प्रो बोनो जो है केस लड़ने के लिए रेडी हैं। और ये जिसको भी, किसी एडवोकेट को भी हमको ज्वाइन करना है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी टीम में 8 एडवोकेट्स हैं। सर की गाइडेंस में हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर है, मैं हूँ, एडवोकेट विक्रम कुमार, एडवोकेट यादवेंद्र सक्सेना, अभी एडवोकेट कार्तिक दुरानी जी से आप मिले, एडवोकेट शांतनु अटकर सर के बेटे हैं, एडवोकेट केशरी सत्या, एडवोकेट मयंक द्विवेदी, और परसों ही एक सुप्रीम कोर्ट के यंग एडवोकेट ने मुझे ट्विटर से संपर्क किया और वो सर के चैम्बर में हमसे मिलने भी आए थे। और कल, अभी मैंने सर से भी डिस्कस नहीं किया, कल एक यंग एडवोकेट जो पुणे बेस्ड हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया ट्विटर पे दैट आई वांट टू जॉइन दिस कॉज। तो ऐसे भी अब लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि जो एक जिस प्रकार का केस हम दिल्ली में फाइल कर रहे हैं वो हर स्टेट में फाइल हो सकता है। अगर किसी भी एडवोकेट को जो वहाँ पे रेडी हैं लोकल स्टेट्स में, उनको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, लीगल सहायता चाहिए, ड्राफ्टिंग में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे हैं। सर की गाइडेंस में हम उनको भी गाइड कर सकते हैं। आपकी अगर इजाज़त हो तो क्या मैं आपका ट्विटर हैंडल शेयर कर सकता हूँ? क्योंकि मैम तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं
मकरंद सर का भी मैंने ट्विटर देखा था। सर थोड़ा बहुत पोस्ट करते हैं, लेकिन करते हैं सर ज़रूर। सर नो नहीं इश्यू। करते। मैंने मैंने कुछ किया है? हाँ सर, मैंने आपके पोस्ट देखे थे सर। अच्छा अच्छा, वो अमिता जी को बोल के, अमिता जी ना करो जरा प्लीज ऐसा। मुझे, आई एम इलिटरेट पर्सन। सर भगवान राम का आशीर्वाद है आपके ऊपर सर। तो सर एक एक और चीज पूछना चाहेंगे मैम कि आपके पास, आप बता रहे थे अभी आपके पास 26 के आसपास केसेस हैं लगभग। जी तो इन केसेस में आप मतलब इनको प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, किस तरीके से लेना है, कैसे आगे बढ़ना है? अ, मेरे पास शायद आपने लिस्ट भी शेयर की थी कुछ केसेस की, जी एक जी। बार हमारे दर्शकों के लिए शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इन केसेस को प्रायोरिटाइज करने का कोई एज एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जैसे कोई केस आता है वो हम करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो पुलिस में कंप्लेंट करना है। पुलिस एक्शन नहीं लेती तो सेकंड स्टेप 156(3) जो अब 175(3) बेनेसेस है, उस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना। वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता तो सेशन कोर्ट, फिर रिलीफ नहीं मिलता तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेप्स हैं, जैसे क्रिमिनल रेमेडी के स्टेप्स हैं वैसे ही सिविल के स्टेप्स हैं। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली होते जाते हैं, उसको फिर प्रायोरिटाइज हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी जैसे मौलाना साजिद रशीदी का आप देख रहे हैं 4th नंबर पे, वो जी। मैजिस्ट्रेट ने हमारी 156(3) 175(3) एप्लीकेशन डिसमिस की। सेशन कोर्ट में रिवीजन भी डिसमिस हुई, वो आज अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी नेक्स्ट डेट 3 जुलाई है। तो ऐसे प्रायोरिटी ऐसे अपने आप आती रहती है। तो इसमें हम लोग लिस्ट में देख रहे हैं मैडम कि बहुत सारे, जैसे ध्रुव राठी की तो हमने बात कर ली, प्रकाश राज, जी। मौलाना साजिद रशीदी। यस। फिर इसके अलावा हमने बॉलीवुड से भी कुछ देखे थे। एक करिश्मा अजीज का केस है, डेरोगेटरी। यस और यस। ये कदरी राशिदी। हम्म। और एक ये कैश पोकर का केस है मैडम, जी। इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक बिग कैश पोकर एक कंपनी है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उस एडवर्टाइजमेंट में एक्ट कर रहे थे। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली थी कि पुलिस को और हिंदू डेटी के बारे में एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट अभी याद नहीं है। तो ये मैंने वैसे ही किया। इसमें सिविल रेमेडी हमने अडॉप्ट की, क्रिमिनल नहीं किया। हमने सबसे पहले ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा यूट्यूब के, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे थे, एक्स पे भी थे, चारों पे थे। सभी के ग्रीवेंस ऑफिसर ने इस पे एक्ट करने से मना कर दिया। हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ ऑल द ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ ऑल द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने हमारी अपील अलाउ की और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो डिलीट करवाई। तो ये एक आईटी इंटीमेटरी गाइडलाइंस का जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करने से हमको ये सक्सेस मिली थी। इसके अलावा बहुत सारे केसेस है, जैसे हम देख रहे हैं असुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध भी है केस, देखिए, और मुनव्वर फारूकी के विरुद्ध है केस। कुछ केसेस अभी पुलिस कंप्लेंट के लेवल पे हैं, कुछ अभी कोर्ट्स में जा चुके हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक, कुछ हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है हर केस की। जी। ये पॉक्सो में भी आप एक केस कर रहे हैं। हाँ, ये सर ही लीड कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट सर टू बहुत अप्राइज दिस। बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत संगीन मामला है ये, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक गुप्ता नाम का आदमी है, नोएडा में रहता है। उसके दो बच्चे थे। उसकी बीवी शायद उसको छोड़ के वहाँ से निकल गई, किसी मुस्लिम आदमी से उसने निकाह किया, बच्चों के नाम बदले। और लास्ट ईयर 31 जुलाई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो जो 13 साल की बच्ची थी वो डेड बाय हैंगिंग पाई गई। और दूसरे ही दिन जो पिताजी थे उसने पुलिस कंप्लेंट डाली कि मेरी बच्ची का डेथ बाय हैंगिंग, ऑब्वियसली नेचुरल डेथ नहीं है, तो उसने लिखा कि मेरे बच्ची को ये
मारा है और उसके साथ गलत हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बहुत ताज्जुब होता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नाम पे एक अवॉश किया। उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैटर चल रहा है। और पुलिस ने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करते हुए केस क्लोज कर दी। अमिता जी ने संज्ञान लिया, अमिता जी ने कोर्ट में एप्लीकेशन कर दिया और हम और अमिता जी मिलके ये केस का एफआईआर करके पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वो बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ जिसने गलत किया हो वो उसका अंजाम भुगतना ही चाहिए। ऐसे विश्वास से, ये प्रेरणा से हम कोर्ट में हैं। अदरवाइज वो पिताजी जो है वो फिनेंशियली सोशली इतना ज़्यादा हेल्पलेस है कि वो अपने से कुछ कर ही नहीं सकेगा। तो हमारे टीम ने ये कॉज टेकअप किया है और हम कर रहे हैं। सर इसी के नीचे मैं देख रहा हूँ, ये भी मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा है, कैफे प्रेस हिंदू डेटीज का अंडर गारमेंट सेल कर रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ये तो न्यूज में भी कहीं नहीं आया है अभी। हो सकता है, हो सकता है। जी। जी। वो पेंडिंग है मगर। ओके। इसमें इसमें एक ये जी जो ये सीरियल नंबर 17 है ना, ये जी आज ही मैं आपको अपडेट बताना चाहूंगी। जो निखिल चावड़ा है, इन्होंने काफी डेरोगेटरी और हेटफुल कंटेंट डाला था। ये आज अरेस्ट हो गए हैं सर, अहमदाबाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अरे वाह, ये आज की अपडेट है। आज की अपडेट है। वाह, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद एक और केस है, ये मोहम्मद जुबैर का। जी, ये भी अभी पुलिस लेवल तक ही है, कंप्लेंट लेवल तक। इसमें भी आगे हमने स्टेप्स नहीं लिए हैं, बिकॉज हम लोग अभी 4 5 6 एडवोकेट्स हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तभी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स भी हमको ज्वाइन करें और ड्राफ्टिंग में भी हमको हेल्प करें। इसके अगला भी केस जो है वो अभी आप लोग मतलब दिल्ली पुलिस में फाइल किया हुआ है। यस, यस। स्वरा भास्कर को भी आपने कवर किया है। द्वारा भास्कर को भी कवर किया है। ये कौन सा केस है मैडम? इन्होंने भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास की थी, उसकी डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। जी जी जी। तो ये टोटल मिला के हम देख रहे हैं सुधा कंप्लेंट अगेंस्ट सुधा ये मूर्ति। जो सीरियल नंबर 21 पे आप दिखाएंगे एक बारी, एक जी फैक्ट विट करके फेसबुक अकाउंट था, जो हिंदू गॉड्स, हिंदू कल्चर, इवन जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसको बहुत ही गलत तरीके से उसमें दिखाया था अपने अकाउंट्स में। इसको पहले मैंने फेसबुक पे ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा। ग्रीवेंस ऑफिसर ने बोला कि ये जो पोस्ट है ये हमारे जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाते। तो अल्टीमेटली हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की, और ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने फेसबुक को ये डायरेक्शन दी कि ये अकाउंट सस्पेंड करना होना चाहिए, और अब ये अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। और ये उदयनिधि स्टालिन, ये केस दिल्ली में चल रहा है। जी, ये जो भी सर ने आपको एक 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया था कि जहां पुलिस एक्शन नहीं लेगी वहां कंटेम्प्ट माना जाएगा, तो ये हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की थी। आपको ध्यान होगा उदयनिधि स्टालिन ने 2023 एंड में ये स्टेटमेंट पास की थी, सनातन नीड्स टू बी रेडिकेटेड। तो जी। वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसके आगे ही अगला केस है, ये एआईएमएम लीडर के ऊपर है, जी, जी। इम्तियाज जलील। और फिर ये सुधा मूर्ति का क्या केस है? ये सुधा मूर्ति, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा हूँ तो ऑथर एंड इन्फोसिस के चेयरमैन की वाइफ सुधा मूर्ति की बात कर रहे हैं आप? यस, तो उन्होंने इन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने डिलीट कर दिया, फिर हमने इसको आगे फर्दर परस्यू नहीं किया, बिकॉज शी हरसेल्फ डिलीटेड द पोस्ट, आफ्टर वी फाइल्ड अ कंप्लेंट। ओके सेम विथ मृणाल पांडे, मिसेस मृणाल पांडे। सर, ओके मृणाल पांडे ने खुद से नहीं किया था, ये ग्रीवेंस अपील कमेटी ने हाँ अपील
की थी और एक्स को डायरेक्शन दी थी टू रिमूव। तो इसका मतलब ये है कि जो भय होना चाहिए वो सिस्टम में या लोगों में, जनता में आ रहा है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सनातन के विरुद्ध ना कुछ बोलें, ना कुछ करें। कि किसी के भी विरुद्ध, सनातन के क्यों, किसी के भी विरुद्ध हमको क्यों बोलना। जी, बिल्कुल। नहीं, और जगह तो मैडम सिस्टम है, वो कोई मतलब लोग फिजिकल वायलेंस तक आ जाते हैं और उनके पास सिस्टम है। सनातन परंपरा में जो है ये सिस्टम अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है जी। और इसलिए सनातन को आवश्यक है। बाकी सब जगह तो बहुत तगड़े-तगड़े सिस्टम्स हैं। लोग कहते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, कोई करेगा क्या? एक हिंदुत्व भी बचा था जो पूरी तरीके से टॉलरेंट है। आप कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, कोई भी मूवी बना दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इसी में यहीं पे एक्शन लेने की बहुत आवश्यकता है। तो आपका बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं हम इस पॉडकास्ट को अंत करना चाहेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि हम ये हर एक केस के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हम फिर से एक बार फिर से बैठें और जब नए कुछ डेवलपमेंट्स हों और हम उनके बारे में बात करें। आपकी जो आपने टीम बताई है जो बढ़ चुकी है, 8 लॉयर्स हो चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करें और उनके एक्सपीरियंसेस को जानें। और तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले जी सर। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? टॉलरेंस ये गुण होना चाहिए, निर्बलता नहीं होनी चाहिए। जी टॉलरेंस की आड़ हमारी निर्बलता छिपनी नहीं चाहिए। ये शायद हमारे समाज का दोष रहा है कि हम टॉलरेंट है क्योंकि हमें हिम्मत भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। True. तो टॉलरेंस इज अ वाइस एज वेल एज वर्च्यू। वर्च्यू तो ठीक है, मगर ये वाइस नहीं होना है। हम तकलीफ देंगे नहीं और सहेंगे नहीं। जी मगर ये देश मेरा है, इसीलिए मैं संवैधानिक मार्ग से जाऊंगा। मैं रास्ते पे आके मेरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़फोड़ नहीं करूंगा, बिकॉज ये देश मेरा है। जी ये पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है, ना कि हम डरते हैं। True. ये डरने का अभी जो दिमाग में है ना, वो हटाना चाहिए। बस पुरुषार्थ जगाना चाहिए और संवैधानिक मार्ग से काम करना चाहिए। जी। सर, अंत में जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप जिस तरह का नोबल कॉज में काम कर रहे हैं, हमारे युवा दर्शकों के लिए एक संदेश देकर जाएं सर। मैम आप भी और सर आप भी। उतनी पुण्याई तपस्या हुई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अभी हम तपस्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक ही बात शायद जो मुझे महसूस होती है, मैं उतनी बात कर सकता हूँ कि ये काम चालू करने के बाद ये जो भी क्या बोलते हैं जीना जीना है ना, उसको कुछ हेतु मिला है, कुछ वजह मिली है कि ये जीना और कुछ साल चलता रहे। नहीं तो सामान्य पशु और हम में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। खुद के धर्म के बारे में स्वाभिमान रखना, अभिमान रखना, अपने माँ पिताजी के बारे में अभिमान रखना, देवताओं के बारे में अभिमान रखना, ये शायद मनुष्यत्व की पहचान है। तो हम हमारी पहचान ढूंढने में लगे हैं और वो प्रोसेस में हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये आनंद बाकी भी ले ले, इससे वंचित न रहे। जी बस जी मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अ, मतलब जैसे आपने शुरुआत में ये बताया था कि ध्रुव राठी की वीडियो आपके बच्चों ने देखी, तो ये बहुत बहुत ये पॉजिटिव, मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपके बच्चों को ये लगा कि ये गलत है और कोई इसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है ना, ये सब बच्चों में होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों को जो है ना धर्म शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। हमको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आजकल बहुत सारी चीजें जोक्स में भी ली जाती हैं, देवी देवताओं का अपमान। जैसे वो एक आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें वो भगवान शिव एक कोई बने थे कैरेक्टर में, ठीक है। पीके। जी तो वो
वो एक एज अ जोक उसको लेकर दुनिया में सब लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन वाकई में वो हमारे शिव जी का अपमान है, वो किसी ने नहीं समझा। लेकिन मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, हिंदू जनजागृति समिति या और भी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इस पे एक्शन लिया। और वो जो पीके मूवी के जो वो थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, किसी को बेल तक नहीं मिली थी। उनको बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली थी। तो वो जो अपने धर्म के प्रति जो अभिमान है, वो हम में होना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन में भी वो फॉरवर्ड करें। जी, आप ही की बात को मैडम मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम इतना कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दे दें। जी। हर सनातनी हिंदू अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे दे, अपने परिवार में जागरण कर दे, जागृति कर दे, तो पूरे समाज में हो जाएगी। और हम वही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बैठ के समझाते हैं, बताते हैं ये गलत है, ये सही है। उसी वजह से ही बच्चों में जिज्ञासा जागती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि दुर्रानी सर बैठे हुए हैं साइड में, एक हाँ बार जाने से जी। पहले एक फाइनल वर्ड जरूर बोल कर जाए सर। सर मेरा यही मानना और कहना होगा कि अपने धर्म के लिए, अपने रिलीजन के लिए आवाज उठाना और जो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आवाज उठाना इज अ हायर कॉलिंग फॉर एवरी हिंदू देयर इज। आप ये देखिए कि मतलब इट्स अ कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी हिंदू टू raise their voice against any misinformation, any, because I mean this is the only religion which is so accepting. Hinduism being, it is the only religion in the entire world जिसमें मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, जैन, बंगालीज, पंजाबीज, these are all Hindus, and this is the one religion in the world that which deserves protection, which deserves preservation. सो मेरा से यही मानना होगा कि हिंदूज और युवा, हिंदू की युवा को ये इस धर्म के लिए आवाज उठाना इज अ हायर कॉलिंग फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ क्या बात। देम। कार्तिकेय जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ही इज सो यंग, आई थिंक ही मस्ट बी इन 30s ओनली। तो एट दिस एज ही हैज, ही इज वर्किंग फॉर दिस कॉज। तो ऐसे हमें बहुत और यंग एडवोकेट्स चाहिए। जी, मैं आपका ये ईमेल एड्रेस हम अपनी वीडियो में ज़रूर शो करेंगे और चाहेंगे कि और ज़्यादा अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ सकें, और ताकि इस कॉज को हम बढ़ा सकें आगे और बड़ा बना सकें इस सिस्टम को। और आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम आप सब पे कृपा बनाए रखें।